हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का राज राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते बाकीलाल का एक और हास्य कॉमिक्स विशेषांक सिंहासन खाली। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। षड्यंत्र रचे जाते रहेंगे जब तक षड्यंत्रकारी मौजूद है। दिखता है कि सामने से विक्रम सिंह सीढ़ियों से गिर रहे होते हैं। ओह ये क्या, अरे महाराज गिर गए, आगे से हट जाओ वरना सब कुचले जाएंगे। लोगों में भगदड़ मच जाती है। बाकीलाल मनी मन हंस रहा होता है। ही मैंने जीने को तेल से चिकना कर दिया था, अब मोटे की मृत्यु के साथ ही होगा सिंहासन खाली। किंतु बाकीलाल को शायद ये नहीं मालूम था कि षड्यंत्र बेकार होते रहेंगे जब तक मौजूद है मुसीबत से बचाने वाला भगवान। महाराज आप ठीक तो हैं ना। हाँ, तोंद के बल गिरने के कारण मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी, बल्कि गिरते वक्त गुदगुदी हो रही थी। हे। बाकीलाल मनी मन गुस्सा हो रहा होता है। इस बार तो बच गया, पर अगली बार होकर रहेगा सिंहासन खाली। गुर्र। महाराज क्या उठते हैं, अब हम स्नानागार में स्नान करेंगे। महाराज स्नानागार के पास आते हैं। तभी बाकीलाल मनी मन सोचता है, कूद जल्दी कूद बेटा भोंदू, ये इस स्नानागार में तेरा आखिरी स्नान है। हे। क्योंकि तभी महाराज स्नानागार के पानी में कूद पड़ते हैं। छपाक। मैंने स्नानागार के पानी में पानी का जहरीला सांप छोड़ दिया है। ही। तभी दिखता है कि सांप महाराज बाकीलाल को देख लेता है पानी में स्नान करते हुए। ये कौन आ गया है मेरे इलाके में, पट्टे वाला कच्छा पहनकर तैरने, अभी मजा चखाता हूँ। हिश गुरु। महाराज को सांप ने डस लिया। ओह ये सांप कहाँ से आ गया। आ फुश। महाराज आप ठीक तो है ना, चक्कर या मितली तो नहीं आ रही। मैं बच गया क्योंकि भाग्यवश सांप ने मेरे पाँव के अंगूठे के नाखून पर डसा, जो कि मेरी तरह ही मोटा है। ही। लाओ तौलिया दो। मैंने सांप को मार डाला। तभी एक सैनिक भाले से सांप को मार देता है। वाह। गुर्र। बाकीलाल मनी मन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इस बार भी बच गया मुच्छर, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। इस बार तो होकर ही रहेगा सिंहासन खाली। स्नान के बाद रथ पर हवाखोरी करना मैं कभी नहीं भूल सकता। महाराज रथ पे सवार होकर के बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और बाकीलाल मनी मन सोचता, अब आएगा मज़ा, क्योंकि मुच्छर इस वक्त रथ को तीव्र गति से दौड़ाता है और मैंने रथ का पहिया ढीला कर दिया है। ही। खूब तेज दौड़ो मेरे शेरो। ही। वाह, मज़ा आ गया हवागोरी का। महाराज लौटते हैं। बाकीलाल ये देखकर चौंक पड़ता है। अरे ये क्या, मोटा तो वापस आ गया, पहिया टूटा क्यों नहीं। आखिर पहिया टूटा क्यों नहीं। महाराज रथ से उतरते हैं। राज दरबार का समय हो गया है, अब हम राज दरबार जाएंगे। अरे ये क्या, कड़ाक की आवाज़ के साथ ही रथ का पहिया टूट जाता है। रथ का पहिया टूट गया। बाकीलाल अपना सर पकड़ लेता है। बेड़ा गर्क। अगर पहिया थोड़ी देर पहले टूटा होता तो बेचारे घोड़े बचते नहीं। महाराज भी उनकी बातें सुनकर चौंक जाते हैं। बाकीलाल मैं तुम्हें याद कर रहा था, लगता है कोई संकट आने वाला है। आज सुबह से मैं 3 बार मरते मरते बचा हूँ। तब बाकीलाल बोलता है, यही तो रोना है महाराज। मेरा मतलब महाराज की इस सब संकटों से बचने का एक ही उपाय है। वह 2 मुही गुफा कहते हैं कि अगर कोई इस गुफा में एक सिरे से अंदर जाकर दूसरे सिरे से बाहर निकल आए तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। महाराज तब बोलते हैं, तब तो मैं इस गुफा में अवश्य प्रवेश करूंगा। तब तक मैं रथ लेकर दूसरे सिरे पर पहुंचता हूँ। हे। दरअसल ये गुफा एक बूढ़े शेर की है जो कभी गुफा से बाहर नहीं निकलता और अंदर जाने वाले छोटे मोटे जानवरों को अपना आहार बना लेता है और सिर्फ पानी पीने के लिए ही बाहर निकलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुफा के इस शोर से मनहूस मुच्छर नहीं निकलेगा, बल्कि वह शेर ही निकलेगा। शेर गुफा से बाहर निकल रहा है, उसके मुंह पर रक्त भी लगा है। ग्र पानी पानी। शेर पानी पानी करते हुए बाहर निकलता है गुफा से।
वो मारा पापड़ वाले को इतना देखते ही बाकेलाल खुशी से उछल पड़ता है और कूद के रथ पे सवार हो जाता है। आखिर आज हो ही गया सिंहासन खाली, ही। चलो अब ये खुशखबरी महल में भी सबको दे दूँ, ही। जल्दी ही रानी के समक्ष, महारानी जी, महाराज को शेर खा गया, सिंहासन राजा से खाली हो गया, ही। क्या? नहीं। महारानी चौंक जाती हैं और चिल्ला उठती हैं, बाकीलाल कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ हो ही नहीं सकता महारानी जी, ये बिल्कुल सत्य है कि सिंहासन अब महाराज से खाली हो गया, ही। किंतु बाकेलाल चाचा, आप प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? आप खुशी का नहीं दुख का समाचार सुना रहे हैं। ओह ये क्या, मैं खुश था, बाप रे शुक्र है महारानी ने नहीं देखा। बहू, महारानी तो रोने में व्यस्त थी। नहीं ये झूठ है, कोई कह दो ये झूठ है। पलक झपकते ही पूरे महल में यह दुख भरा समाचार फैल गया। धीरज से काम ले महारानी जी, दुख की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। छोड़ दो मुझे, मैं उस शेर को फाड़ कर खा जाऊंगा जिसने महाराज को फाड़ डाला। क्रोध से नहीं होश से काम लो सेनापति, और वैसे भी तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं हुआ है। बूम, तो क्या हुआ, पर वो शेर मेरे हाथों बचेगा नहीं। इस वक्त शेर को मारने से भी अधिक जरूरी है खाली सिंहासन के विषय में सोचना, क्योंकि किसी भी राज्य के राजा की मृत्यु के तत्पश्चात क्षण भर के लिए भी राज्य सिंहासन खाली रखना घोर अपशकुन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विशालगढ़ का अगला राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि पुत्र मोहक तो अभी बहुत छोटा है और महारानी जी इस वक्त गम में डूबी हुई हैं। सेनापति, अब आप कहते हैं तो मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ महामंत्री जी। बहू, नहीं सेनापति, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे कंधे पर सेना का भार है, मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, तो ले देकर एक ही व्यक्ति बचता है जो हर ओर से इस सिंहासन पर बैठने के योग्य है, और वो है बाकेलाल। महाराज, प्रजा व हम सबका प्यारा बाकेलाल। मैं बाकेलाल की आवाज़ ही गले में फंस जाती है। नहीं नहीं, अभी तो महाराज की चिता की अग्नि भी ठंडी नहीं हुई। मेरा मतलब कि अभी वो उनका शव भी नहीं मिला, ऐसे में मैं राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ। बहू, जब शेर खा गया तो शव कैसे मिलेगा। बाकेलाल, हमें पता है कि महाराज की मृत्यु का सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें ही है, किंतु कर्तव्य भी कोई वस्तु होती है। अगर तुमने ये भार अपने कंधे पर उठाने से इनकार किया तो महाराज की आत्मा को गहरा दुख पहुंचेगा। महारानी रो रही होती हैं। शुभ, आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। कहाँ है राज सिंहासन की? तभी ठहरो, एक मुनि राजसभा में प्रवेश करते हैं और सभी को रोकते हुए बोलते हैं। तब महामंत्री उनसे पूछता है, आप कौन हैं महानुभाव? मैं महाराज का गुरु हूँ, तुम मुझे गुरु महाराज कह सकते हो। बाकेलाल, तुम्हें राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व महाराज की इच्छा के मुताबिक कुछ रस्में अदा करनी होगी। बाकेलाल, कल अवश्य नहा लेना, क्योंकि राज रस्में स्नान के पश्चात ही अदा होंगी। ही। वो तो ठीक है, किंतु अब मैं कल तक के लिए एकांतवास चाहता हूँ, ताकि मैं महाराज की मृत्यु का दुख बर्दाश्त करने की शक्ति जुटा सकूं। अवश्य बाकेलाल। और अपने कक्ष में आते ही वो मारा पापड़ वाले को। बाकेलाल की खुशी का ठिकाना न रहा, वो कूदता उछलता, आखिर हो ही गया, मेरी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त है, कल मैं बन ही जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। अपने बिस्तर पर लौटता हुआ बहुत ज़्यादा खुश था। अगले दिन बाकेलाल, राज तिलक से पूर्व नियमानुसार कुछ रस्में अदा करनी होती है, तो फिर जल्दी से रस्में अदा करना आरंभ कीजिए ना गुरु महाराज। ये रस्में मुझे नहीं तुम्हें अदा करनी है बाकेलाल, तो मैं कर देता हूँ, इसमें अड़चन क्या है। ही, कोई खास नहीं। ही। सर्वप्रथम तो तुम्हें चिकनी पहाड़ी की चोटी पर रखा आलू पत्थर लेकर आना है। चिकनी पहाड़ी की चोटी का आलू पत्थर? जाओ बाकेलाल, ईश्वर तुम्हारी हड्डियों को सलामत रखे। जब तुम वह आलू पत्थर लेकर आओगे तो मैं तुम्हें अगली रस्म के विषय में बताऊंगा। इन रस्मों के विषय में तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर अब जाना तो पड़ेगा ही।
मैं घोड़े को एड़ लगाता हूँ। इतना कहते ही सेनापति ने एक लात दी घोड़े के पिछवाड़े पर। घोड़ा हवा से बातें करता उड़ चला। चिकनी पहाड़ी के विषय में तो मैंने भी सुन रखा है, कहते हैं उस पर तो आज तक एक चींटी भी नहीं चढ़ पाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में और देखते हैं कि क्या बाकेलाल चिकनी पहाड़ी से आलू पत्थर लेकर आ पाएगा।